नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आने वाले भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, उनके विचारों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय में भी उनका जो जीवन परिचय है वो क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनके प्रमुख विचार क्या हैं, उनके जीवन पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इन सब बातों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में जो एम.एन. राय हैं, मानवेंद्र नाथ राय हैं, तो उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानववाद यानी जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का आदर्श प्रस्तुत किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जा सकता है। राय ने भौतिकवाद की नई व्याख्या करते हुए इसे एक नैतिक पुट प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का जय घोष करके उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। रॉय ने दलविहीन लोकतंत्र का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, जो व्यवहारिक न होते हुए भी आकर्षक आदर्श अवश्य है। उन्होंने कहा कि जो दल होते हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और आदमी के स्वतंत्र विचारों का हनन करते हैं। कोई भी नेता होता है, व्यक्ति होता है, वो एक दल से जब जुड़ जाता है तो एक तरफाई सोच उसकी विकसित हो जाती है, वह अपनी स्वतंत्र सोच कायम नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये जो दल हैं ये व्यक्ति के विचारों, व्यक्ति की सोच के ऊपर अंकुश लगाते हैं, इसलिए दल होने ही नहीं चाहिए। दल विहीन लोकतंत्र का उन्होंने विचार दिया था। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का आग्रह किया और साम्यवाद को तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने का प्रयत्न किया। किंतु उन सब के साथ साथ रॉय के स्वभाव और चिंतन में एक हठधर्मिता और दुराग्रह है, तथा अपने इस दुराग्रह के कारण ही उन्होंने गांधी, धर्म, ईश्वर और राष्ट्रवाद को गहराई से समझे बिना ही इनके प्रति तीव्र आलोचना का मार्ग अपना लिया। दोस्तों, एम.एन. रॉय का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1886 को, कलकत्ता के निकट एक गाँव में हुआ था और इनका जो शुरुआती नाम था वो था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। दोस्तों, इनके जीवन के ऊपर स्वामी विवेकानंद का, स्वामी रामतीर्थ का, स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत प्रभाव पड़ा। विपिन चंद्र पाल और वीर सावरकर थे, उनका भी इनके जीवन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनसे प्रभावित रहे, उनके विचारों से ही प्रभावित रहे। ये एक उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारक थे। सन 1910 तक आते आते उन्होंने उग्र राष्ट्रवादियों में अपने लिए स्थान बना लिया। 1910 में उन्हें हावड़ा षड्यंत्र कांड में बंदी बना लिया गया। वे युगांतर से अपने आप को पूरी तरह संबद्ध कर चुके थे और भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने में संलग्न थे। वे क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के नाते विदेशों से आने वाले शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए सन 1915 ईस्वी में जावा गए, किंतु उन्हें न तो शस्त्र मिले और न ही शस्त्र लाने वाला जहाज मिला। कुछ माह बाद वे जावा और वहाँ से फिलीपींस, कोरिया और मंचूरिया गए। वे इस यात्रा के क्रम में जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर मानवेंद्र नाथ राय रख लिया। चीन और जापान की यात्रा में उन्होंने विश्व के बदलते हुए वातावरण को नज़दीक से देखा। उन्होंने अमेरिका में ही विवाह कर लिया और वे अपनी विदेशी पत्नी के साथ मैक्सिको नगर में जा बसे। इसके साथ ही उनके जीवन का उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी अध्याय संभवतः समाप्त हो गया। वो एक रूढ़िवादी मार्क्सवादी थे। सन 1917-18 में वे एक साम्यवादी नेता माइकल बोरोडिन के संपर्क में आए। अब उनका साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा और वे साम्यवाद को मानव जाति के कष्टों का उद्धारक मानने लगे। सन 1919 में उन्होंने मैक्सिको के बाहर किसी राज्य में प्रथम साम्यवादी दल स्थापित करने का श्रेय प्राप्त हुआ और लेनिन इस प्रतिभाशाली तथा साहसी व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। बोरोडिन के माध्यम से राय को लेनिन का निमंत्रण प्राप्त हुआ और राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को द्वितीय कांग्रेस में
मैक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में सन 1920 के प्रारंभ में रूस पहुंचे। रूस जाते समय उन्होंने बर्लिन में भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट की। लेनिन और राय के बीच घनिष्ठ मित्रता के संबंध स्थापित हो गए। रॉय के परामर्श से एशियाई समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ताशकंद में कोमिनतेन का एक केंद्रीय एशियाई बोर्ड स्थापित किया और राय इसके पूर्वी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। फिर बाद में इनके स्टोलिन के साथ मतभेद हो गए और रूढ़िवाद मार्क्सवाद की इन्होंने आलोचना की। लेनिन और राय के बीच भी कुछ विषयों पर मतभेदों की स्थिति थी। लेनिन का विचार था कि साम्यवाद परतंत्र देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रमुख रूप से जुड़े हुए संगठनों को समर्थन दे, क्योंकि वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस दृष्टि से लेनिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने के इच्छुक थे, लेकिन रॉय का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की प्रकृति सामंतवादी है, अतः इसे समर्थन देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस मतभेद के बावजूद साम्यवादी इंटरनेशनल में राय को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी, किंतु लेनिन की मृत्यु के बाद साम्यवादी इंटरनेशनल में राय की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि अब कोमिंटन को औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक डायरेक्ट संपर्क न रखने का आदेश मिला था। स्टोलिन के एक ही देश में समाजवाद के सिद्धांत से राय सहमत नहीं थे। रॉय स्टोलिन की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के भी विरुद्ध थे। इन परिस्थितियों में फिर क्या होता है कि 1928-29 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उनका संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। फिर दोस्तों वो भारत वापस लौट आते हैं और उनका साम्यवादी दल से अलगाव स्थापित हो जाता है। सन 1921 से 28 के वर्षों में सोवियत रूस में रहते हुए रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना को दृढ़ आधार प्रदान किया। वे वैनगार्ड पत्रिका के माध्यम से भारत के साम्यवादियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में से संबंध टूटने के बाद वे सन 1930 में नाम बदलकर भारत लौटे, किंतु उन्हें कानपुर षड्यंत्र केस में 6 साल के कारावास का दंड भुगतना पड़ा। सन 1936 में उन्हें जेल से मुक्ति मिली, लेकिन वे भारत के साम्यवादी दल पर अपना नेतृत्व स्थापित करने में सफल नहीं हुए। इसके साथ ही वे न केवल भारत के साम्यवादी दल वरन साम्यवादी आंदोलन से भी अलग हो गए। कांग्रेस में प्रवेश। सन 1936 के बाद वे कांग्रेस की ओर उन्मुख हुए और 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन स्थापित की। 1940 में उन्होंने मौलाना आज़ाद के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें बुरी तरह से पराजय हाथ लगी और इस पराजय के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए। दिसंबर 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है, 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो 1940 में की थी। किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। सन 1945-46 के चुनाव में उनके दल ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन उनके दल को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने इस पराजय से निष्कर्ष निकाला कि भारत अभी प्रजातंत्र के मौलिक आदर्शों के लिए अनुपयुक्त है। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन। साम्यवादी आंदोलन से अलग होने के बाद 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन और इस पत्र के माध्यम से मानवतावादी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया। सन 1947 से वे इस मानवतावादी आंदोलन के साथ पूरे तौर पर जुड़ गए और 25 जनवरी 1954 को अपने देहावसान तक मानवतावादी आंदोलन का प्रसार करते रहे। गांधी और कांग्रेस के आलोचक तो वे सदैव थे। जीवन के अंतिम वर्षों में वे कांग्रेस और गांधी के कटु आलोचक हो गए थे। जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने स्वतंत्र लेखन, चिंतन तथा स्वयं द्वारा स्थापित इंडियन रिनेसा इंस्टीट्यूट देहरादून के निदेशन में व्यतीत किए। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दोस्तों रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, दूसरी है मेटेलिज्म और तीसरी है इंडिया इन ट्रांजिशन, चौथी है इंडियन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन,
इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है, यह उनकी महत्वपूर्ण कृति है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी उनकी महत्वपूर्ण कृति है। उनके चिंतन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश मानवतावाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से उनके पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट में हुआ है। ये दो उनके महत्वपूर्ण समाचार पत्र रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट। राय एक बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे और लेखनी के अपूर्व धनी व्यक्ति थे। उनके छोटे बड़े ग्रंथों की अगर हम संख्या देखें तो कुल मिलाकर उन्होंने शायद 110 के करीब ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, और फिर अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद हैं। राय के दार्शनिक विचारों के एक प्रमुख संग्रह है फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस, और ये जो ग्रंथ है ये 9 खंडों में लिखा हुआ है और अभी इसका पूरी तरह से प्रकाशन भी नहीं हुआ है। इस ग्रंथ की रचना 1930 से 36 के वर्षों में जब वो जेल रहे उस समय की गई थी। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी, उनका सामान्य परिचय था। आगे के वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।